एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखेंगे आपकी क्लास जो 11th है उसका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 क्या है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बारे में जब हमें पूरा पढ़ना ही है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका का अर्थ क्या है। तो कार्यपालिका एक ऐसी शक्ति होती है जो कि कायदे कानूनों को लागू करवाती है। यानी कि अगर जैसे कि कोई भी अगर मान लो 325 धारा चला दी गई, उसको लागू करवाना किसका काम होता है? हम बोलते हैं पुलिस का काम होता है। अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो जुर्माना कौन लेता है? पुलिस लेता है। उन्हें आगे से ऑर्डर दिया जाता है कि इस चीज़ का आपको जुर्माना लेना है, ये हमारे कायदे कानूनों के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, तो लागू करवाने का कार्य कौन करता है? वो करता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के भी बहुत ही सारे अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्यपालिका है ना वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में कौन कौन सी? अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या का अर्थ क्या होता है? अस्थायी मीन्स जो स्थायी नहीं है, यानी कि जो कभी भी हटाई जा सकती है, उसको हम कहते हैं अस्थायी। और स्थायी का मतलब क्या है? जो कि बिल्कुल स्थायी, यानी कि जो परमानेंट, एक बार लग गया तो लग गया। जैसे कि आपने देख रखा है जब IAS ऑफिसर लग जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें हटाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर अस्थायी में हम इसका एग्जाम्पल लें तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनको हर 5 साल में उनका चुनाव होता है। और अगर वो कोई भी गलत कदम उठाते हैं देश के खिलाफ तो उसको भी हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले। ठीक है, तो ये होती है हमारी अस्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी और अस्थायी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। और अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है राजनीतिक कार्यपालिका। जो अस्थायी है उसमें राजनीतिक कार्यपालिका कौन कौन सी होती है? राष्ट्रपति होती हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री सहित मंत्री जो परिषद हैं वो होती हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद होते हैं उनके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है डीप में। इन बेसिकली क्या है कि जो अस्थायी कार्यपालिका है ना, इनके अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, वो आता है। अब स्थायी कार्यपालिका में जो भी हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं, यानी कि जो हमारे नौकरशाही होते हैं, सिविल सेवक जो होते हैं उनको हम नौकरशाह भी बोलते हैं, तो वो हमारे आते हैं। अब देखो कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है और व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सामूहिक यानी कि एक ग्रुप के साथ जो लीडर है, यानी कि एक ग्रुप का लीडर जो है, यानी कि ग्रुप के साथ वो काम करेगा, उसको हम कहेंगे सामूहिक। और व्यक्तिगत यानी कि अकेला एक ही पर्सन जो है वो सारा कार्यभार संभाल रहा है। ठीक है, तो अब जो सामूहिक है उसके अंदर हमारे दो टाइप्स आते हैं, संसदात्मक और दूसरा क्या है? अर्ध अध्यक्षात्मक। तो संसदात्मक को पहले पढ़ना है। संसदात्मक हमारी क्या होती है? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदात्मक जो भी कार्य प्रणाली है इसके अंतर्गत क्या होता है? जो सरकार है हमारी उसका प्रधान कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, जैसे कि हमारे भारत में है। उसके बाद इन्होंने बताया वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। जैसे कि हमें पता है जो विधायिका है जब उसके चुनाव होते हैं तो उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुमत दल से जीता है। उसके बाद है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जो संसदात्मक प्रणाली है उसमें क्या होता है? जो हमारा प्रधानमंत्री है वो क्या है? वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि वो जवाबदेही होता है। अगर विधायिका उससे कोई भी प्रश्न करती है कि आपने इस कानून को क्यों बनाया, फिर आपने ये चीज़ क्यों लागू की, तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक की। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है? राज्य का प्रमुख यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, इस संसदात्मक में था प्रधानमंत्री और यहाँ पे है राष्ट्रपति। जो राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गई? जो राज्य है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति और जो सरकार है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। जो प्रधानमंत्री है साथ ही साथ उसके जो मंत्री परिषद हैं वो भी विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है उनका, मतलब वो जवाबदेही होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। अब पढ़ेंगे व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का सिद्धांत पर कौन सा है? एक ही है बस, क्या है? अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में क्या है? आपका राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। इसमें जो राष्ट्रपति है ना वो बहुत ही मेन रोल निभाता है, जो कि सरकार का भी और राज्य का भी दोनों का ही क्या होता है? प्रमुख होता है।
अब राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किससे होता है? जनता द्वारा होता है, ठीक है। और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। करेक्ट है यहाँ पे बात, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर है कार्यपालिका का अर्थ। तो कार्यपालिका, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करती है? ये सरकार का वह अंग होता है जो कि कायदे कानूनों को क्या करते हैं? रोजाना लागू कराते हैं, ठीक है। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। देखो, जो विधायिका है वो तो कानूनों को क्या करती है? वो तो कानूनों को पारित करती है कि हाँ अब ये कानून जो है बन गया है, लेकिन उसे लागू करवाने का कार्य होता है कार्यपालिका का, ठीक है। उसके बाद है कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अलावा अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। और वो कौन सा होता है? वो होता है सिविल सेवक, यानी कि सिविल सेवा के सदस्य होते हैं। जैसे कि हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं, हमारे IPS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ये सभी काफ़ी बच्चों को बनना भी होगा आप सभी में से, तो उसके अंतर्गत हमें कायदे कानूनों को लागू करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के उत्तरदायित्व होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं या फिर स्थायी नहीं। जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसमें क्या होता है? इसमें मंत्री जो है वे सम्मिलित होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये उत्तरदायी भी होते हैं, जवाबदेही भी होते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होते, यानी कि अस्थायी होते हैं, जिसके हमने पहले पढ़ा। उसके बाद स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि सिविल सेवक, फॉर एग्जाम्पल IAS IPS, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है कि कौन से देश में कौन सी प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, ठीक है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। जो फ्रांस है उसमें अर्ध अध्यक्षात्मक जो है वो व्यवस्था चलाई गई है। उसके बाद फिर है आपका जापान। तो जो जापान है, जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ऐसी जो रूस है उसमें एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें कि राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी। तो जर्मनी है हमारी, वो भी एक संसदीय व्यवस्था को अपनाती है, ठीक है। उसमें इसको बस नाम दे दिया गया है, यहाँ की जो सरकार है उसको चांसलर बोलते हैं, ठीक है। जिसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे चांसलर बोलते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन उठ कर आता है हम सभी के मन में। हमने ये तो समझा कि जो भारत है उसमें संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में संसदीय जो व्यवस्था है उसका कोई कारण तो होगा कि वो व्यवस्था कार्यपालिका वो क्यों चलाई गई है, कोई तो ऐसा कारण होगा। तो सबसे पहला हमारा कारण निकल कर ये आता है कि जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि वो राज करते थे, ब्रिटिश जो थे, तो वो भी संसदीय जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत भी सारा काम करते थे। इसीलिए क्या हमें जो है अनुभव हो गया कि किस तरीके से हमें संसदीय जो व्यवस्था है उसको पूरे देश में लागू करवाना है और वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो अनुभव होना बहुत ज़रूरी किसी भी चीज़ का। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट आपका ये संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि संसदीय जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही जिम्मेदार होती है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, उसमें मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो उत्तरदायी भी होती है विधायिका के प्रति। और फिर इन्होंने अपना थर्ड पॉइंट बताया कि व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं रहता है। व्यक्तित्व पूजा का खतरा का अर्थ है कि एक ही व्यक्ति का शासन नहीं रहता है, यानी कि तानाशाही देश नहीं होता है। देखो, अगर एक व्यक्ति का शासन रहेगा तो वो अपनी मनमानी चलाएगा, वो अपने लिए अच्छा काम करेगा और जनता के लिए खराब करेगा, उसको तानाशाही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारा जो समूह मिलकर एक कार्य कर रहा है, जब एक समूह मिलकर कार्य करेगा तो क्या होगा, उसमें व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं रहेगा। उसमें हर कोई अपना, मतलब अपोजिशन में भी पार्टीज होती हैं जैसे कि हमारी है ना इंडिया में,
उसके बाद फिर आपका फोर्थ है कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है। जो कार्यपालिका है हमारी, उस पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है। वो देख रेख करती रहती है कि किस तरीके से कार्य चल रहा है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से किससे करवाया जाता है? वो करवाया जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों से। तो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचन के सदस्यों से ही करवाया जाता है। और राष्ट्रपति को किस उससे हटा सकते हैं? देखो, उसको वैसे तो हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ है जिससे उसको हटा सकते हैं, उसके पद से हटाने का आधार है महाभियोग। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि महाभियोग आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे महाभियोग। महाभियोग का अर्थ होता है जब जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करे, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान हमारा लिखा गया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, अगर उसका कुछ भी उल्लंघन होता है, उसके कोई भी नियमों, कायदे, कानूनों को अगर राष्ट्रपति जो है वो तोड़ता है, तब हम उस पर महाभियोग जो है वो चला सकते हैं और उसे उसके पद से हटा सकते हैं। करेक्ट। अब बात करेंगे कि इसका जो निर्वाचन है वो किस प्रणाली से होता है। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार क्या है? देखो, अब एक प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत दलीय का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ये सोचता था, पहले के टाइम पे ये करते थे, जब प्रधानमंत्री बन गया एक पार्टी का, तो वो क्या करेगा? वो अपने ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा? उनको ही मंत्री जो है वो बनाएगा। और इस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से व्यक्तित्व पूजा ही चलती थी। ठीक है, तो उसे हटाने के लिए क्या किया गया? उसे हटाने के लिए संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है उसको सीमित कर दिया गया, यानी कि इतनी ही जो सीमित संख्या है उसी को बस जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित कर सकता है। तो क्या थी वो? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, ठीक है, उनके जो सदस्य है उनकी संख्या से जो 15% जो है, 15% से ज़्यादा जो अगर मंत्रिपरिषद हमारे हो जाते हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली 15% तक ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब हम समझेंगे कि जो मंत्रियों के जो त्रिस्तरीय हैं वो क्या है। त्रिस्तरीय में मंत्रियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? पहला है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ठीक है, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उपमंत्री। अब आगे है हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? ये है संविधान के 75वें थर्ड में। ठीक है, 75 के थर्ड अनुच्छेद में है ये आर्टिकल में। क्या है? मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। जो मंत्रिपरिषद है उसका एकजुटता का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है ये सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो आपने ये बात सुन रखी है कि जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद होता है वो तैरते भी एक ही साथ हैं और वो डूबते भी एक ही साथ हैं। ये कहावत आपने सुनी है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अगर जो मंत्रिपरिषद है, अगर उसके खिलाफ लोकसभा में जो विश्वास है वो अपने विश्वास को खो देता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है लोकसभा में, तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये उसके लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये तैरते भी एक ही साथ है और ये डूबते भी एक ही साथ हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। जिसके अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के देश कई में क्या है, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कि जो राष्ट्रपति है वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, वही सरकार का प्रधान होता है। और एक तरीके से जो राष्ट्रपति है वो खाली नाम मात्र का होता है देश में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास शक्तियाँ नहीं है, उसके पास भी बहुत शक्तियाँ होती है, उसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके एग्जाम्पल हैं भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि। फिर है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है, इसकी पावर जो है वो ज़्यादा है। ये कहाँ पे? यह है फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में।
ठीक है, अब बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें व्यक्ति पूजा जो है उसका खतरा ना रहे, तो इसीलिए हमने संसदीय जो कार्यपालिका है उसको अपनाया। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित होती है। हमने पढ़ा था कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका क्या है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है और विधायिका का उस पर क्या होता है, उस पर उसका नियंत्रण होता है। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका का व्यवस्था जो है उसे स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश के लिए और प्रांतीय यानी कि राज्य के लिए। प्रांत को हम राज्य बोलते हैं। ठीक है, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। देखो, राष्ट्रपति को हम औपचारिक प्रधान के रूप नाम से भी जानते हैं, तथा जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, उसके पास भी शक्तियाँ होती हैं। उनका वर्णन अभी हमें यहाँ पे दिखेगा। और लास्ट में इन्होंने हमें बताया कि जो राज्यों के स्तर पर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका चलाते हैं। जैसे कि हमारे पूरे देश के लिए एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो राज्य है उसके लिए एक राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ हमें पता है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर जो हमारे यहाँ के दिल्ली के कौन है, केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, वो और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सभी मिलकर राज्य की कार्यपालिका को चलाते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, फिर वो नाम मात्र का होता है लेकिन उसके पास शक्तियाँ हैं। क्या है, हमें वो भी जाननी है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून और अपार शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। यानी कि इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान है, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल वो कब करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उनके सजेशन पर ही करेगा, उनके एडवाइस पर ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि शक्तियाँ क्या होती है। विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति के हैं वो क्या है, तो वो है हमारे ये 3 बहुत मेन है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन्हें लिखेंगे, फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे। फर्स्ट है आपका संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। जो सदन होते हैं उनको क्या करना, उनको पुनर्विचार के लिए लौटा देना। यानी कि अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राष्ट्रपति विधेयक पर साइन करता है तब वो एक कानून बनता है। यानी कि कानून बनने से पहले वो एक विधेयक होता है और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसे कानून में पारित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब जो विधेयक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को वो पूरा विधेयक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो वो हो सकता है कि वो उसे दोबारा लौटा दे कि एक बार दोबारा से इस पर विचार करो। सदनों को, यानी कि दोनों सदन होते हैं संसद के, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में ही जाएगा वो दोबारा से फिर वो पूरी प्रक्रिया होगी। और फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक दोबारा से आता है तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होता है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर जो है वो कर दे। यहाँ से बात क्लियर है। उसके बाद है वीटो शक्ति का प्रयोग। अब वीटो शक्ति क्या होती है, वीटो पावर वो होती है कि विधेयक को पारित भी ना करना और पुनर्विचार के लिए भी ना लौटाना। जो राष्ट्रपति है उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका पूरा नाम है पॉकेट वीटो, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति को वो ऐसा अच्छा नहीं लगा या फिर ऐसा लगा कि इस पर कुछ और होना चाहिए या फिर ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो ना तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास लौटाएगा और ना ही उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। यानी कि उसे ऐसे ही रख देगा, और वो उसे रख देगा तो वो किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं। यानी कि वो पूरे उम्र तक उसे रख सकता है। यानी कि मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो कुछ मुसीबत हो जाएगी। अगर वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तो कुछ ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय करना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, जब चुनाव होता है तो क्या होता है, प्रधानमंत्री
जो बनेगा वो कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। और वो कौन, उसकी नियुक्ति कौन करवाता है, उसकी नियुक्ति करवाता है राष्ट्रपति, ठीक है, उसको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर पार्टी में ऐसी खलबली मच जाए कि नहीं प्रधानमंत्री मुझे बनना है, या फिर वो दूसरा बंदा कहे कि नहीं मुझे बनना है, तो क्या करेगा, इस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो निर्णय लेगा कि इस पार्टी का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी कि उसके हाथ में होगा कि कौन इस जो प्रधानमंत्री है वो देश का बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब गठबंधन की सरकार आती है, यानी कि जितना हमें सीट चाहिए थी, अगर उतनी सीट कोई भी पार्टी के वोट्स उतनी नहीं आती हैं, उतनी सीट्स उनको नहीं मिलती है, तो क्या होता है, उस जो स्थिति है उसमें गठबंधन की सरकार बनती है। यानी कि किसी के पास मान लो 70 सीट हमने लगाई कि 70 सीट होनी चाहिए, ठीक है। किसी की बीजेपी के पास आ गई मान लो 35 सीट्स, ठीक है, 35 सीट्स आ गई बीजेपी के पास, और 35 सीट्स आ गई हमारी कांग्रेस के पास, ठीक है। 35 सीट्स आ गई कांग्रेस के पास और 35 सीट्स आ गई हमारी बीजेपी के पास। तो दोनों मिलाकर कितने बनेंगी, दोनों मिलाकर बनेंगी 1 सेकेंड, दोनों मिलाकर बनेंगी 70, ठीक है। तो ये 70 पूरी करने के लिए वो आपस में गठबंधन कर लेंगे, यानी कि वो निर्णय लेंगे कि अब हम आपस में गठबंधन कर लेते हैं और एक गठबंधन की सरकार को हम लाएंगे। देखो ऐसी जो गठबंधन की सरकार है वो जितनी बार भी आई है वो कभी भी सफल नहीं हुई है। इंडिया में आई है वो, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुई है, ठीक है। साथ ही साथ जब गठबंधन की सरकार बनती है तो तू मैं होती है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है। कांग्रेस वाला बोलेगा मेरे को बनना है, बीजेपी वाला बोलेगा मेरे को बनना है। तो कौन बने इस स्थिति में, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति तय करता है कि कौन जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है, जो राष्ट्रपति है उसके पद की क्या आवश्यकता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, उसके पास शक्तियां हैं, बट फिर भी हम सोचें, अगर एक बार दिमाग लगाएं कि राष्ट्रपति की ज़रूरत ही क्या है, तो इसकी भी काफ़ी सारी आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो संसदीय व्यवस्था है उसमें समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसा होता है कि मंत्रिपरिषद जो है अगर उसका अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाए उसके खिलाफ, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वही सारे कार्यकाल को संभालता है, ठीक है। बात आ जाती है फिर राष्ट्रपति पे। दूसरी है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति है वो कार्य करता है। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति का अर्थ क्या है, यानी कि राष्ट्रपति जब एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, चाहे तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया गया है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है किसी कारणवश तब, या फिर हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ उसने गलती कर दी हो, किसी भी कारण उसके 5 साल पूरे होने से पहले अगर उसको हटाया जाए या फिर वो उस पद से खुद ही इस्तीफा दे देता है, तो क्या होता है, उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की जो पद है उसको ले लेता है, और फिर दोबारा से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, और फिर एक नया राष्ट्रपति बनता है। ऐसे ही जो उपराष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, सेम जैसे कि राष्ट्रपति का होता है। उसका चुनाव भी सेम राष्ट्रपति की तरह ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है उनका किस तरीके से उनका मतलब किस तरीके से वो योग्य हैं इस पद के लिए। तो फर्स्ट है कि उनकी जो आयु है वो 25 वर्ष आयु उनकी होनी ही चाहिए, 25 वर्ष या उनसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट फिर है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है वरना क्लियर नहीं होगा, क्या है, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब भी बनेंगे जब बहुमत होगा उनके पास। थर्ड है जो प्रधानमंत्री है अगर वो बनना चाहता है तो बनने के समय तक अगर संसद के किसी भी सदन में वो सदस्य नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा 2 होते हैं सदन, अगर वो उनमें सदस्य नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर उसको 6 महीने के अंदर उसको सदस्य जो है संसद का वो बनना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, ये मंत्रियों पर भी लागू होता है, प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में आए बदलाव। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं आखिरकार वो क्या होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट है मंत्रालयों का आवंटन, ठीक है। सेकंड है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं, ये बहुमत दल का नेता होता है। अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य होता है इसका। सरकार की केंद्रीय धुरी होता है। राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। विदेश यात्रा करनी हो, अंतर्राष्ट्रीय उन्मेलन में जाना हो तो उसके लिए नेतृत्व करता है। मंत्रिपरिषद को
अवसर भी कर सकता है, मीडिया तक पहुंच होती है इसकी, और विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करता है। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो ये सारी की सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई 5 कर लो और उनको अच्छे से डिफाइन करोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति। तो यहाँ पे है कुछ परिस्थितियाँ, यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है आपकी राजनीतिक दल का बहुमत, यानी कि जब एक ही पार्टी जो है जब वो बहुमत में आ जाती है तो वो ऑफ कोर्स वो जीत जाती है और उसका नेता जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान होता है। ठीक है, निर्णय निर्माण लेना उसमें आसानी होती है, मतभेद कम होता है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, जब वो गठबंधन की सरकार आती है, राजनीतिक दलों का जब गठबंधन होता है, यानी कि गठबंधन की सरकार आती है, तो क्या होता है, बहुमत की कमी से सरकार में जो दूसरे लोग हैं उनको ऐड करना होता है, दूसरी पार्टी को ऐड करना होता है। इस कारणवश क्या होता है कि जो कठिनाई है उनका सामना करना पड़ता है निर्णय निर्माण करने में, साथ ही साथ मतभेद जो है उसकी गुंजाइश बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों में आए बदलाव। तो क्या क्या शक्तियों में आए बदलाव हैं? फर्स्ट है आपका प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। जो प्रधानमंत्री है उसके चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है, और राजनीतिक सहयोग से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी कि आपस में परामर्श करना, एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, और फिर कोई डिसीजन लेना। फिर है थर्ड, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पर अंकुश लगा है। जब गठबंधन की सरकार आई है तो उससे बदलाव यही हुए हैं। उसके बाद है सहयोगी दल के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियाँ बनती हैं। ठीक है, उसके बाद है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। तो राज्यों में कार्यपालिका का किस तरीके का स्वरूप होता है? फर्स्ट आपका राज्यों में एक राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड है मुख्यमंत्री, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में किसका होता है? मुख्य दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो कि केंद्र सरकार और संसदीय व्यवस्था में लागू किए गए हैं। उसके बाद है स्थायी नौकरशाही, स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही, यानी कि आपका लास्ट आ गया नौकरशाही, यानी कि जो कि स्थायी है, जिनको हटाया नहीं जा सकता। तो कौन से होते हैं? जिसके हमें पता है कि अस्थायी हमारे राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ये सभी होते हैं। इनके अलावा नौकरशाह कौन होते हैं? जो कि स्थायी होते हैं। नौकरशाह में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में कार्य करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो IAS है और IPS है वो काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं। उन्हीं को हम सिविल सर्विसेज की उसमें डालते हैं, यानी कि वो क्या है, वो एक नौकरशाही है, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र से सरकार आती है, रहती है, और ऐसी स्थिति में प्रशासनिक जो मशीनरी है वो जिम्मेदार होते हैं कि नई सरकार को भी अपनी नीतियों के बारे में बताना और उन्हें लागू करना। देखो, जो सरकार होती है वो तो बदलती रहती है हर 5 साल में, या फिर कोई अगर वो गलत कदम उठा देती है तो उसे फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो बदलती रहती है। लेकिन जो स्थायी हैं हमारे IAS और IPS, यानी कि वो तो जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक वो रहते ही हैं अपने जॉब पर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको तालमेल बिठाना होता है नई सरकार जो आई है उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठाना, जो भी उन्होंने नए कानून जो हैं वो बनाए गए हैं आगे से, और उनको लागू करना। इन सभी चीज़ों के बारे में जो नई सरकार है उसके साथ बातचीत करने का कार्य कौन होता है? वो होता है IAS का। ठीक है, और IPS का, नौकरशाही का। नौकरशाही के सदस्यों को चुनाव किस तरीके से होता है? अखिल भारतीय सेवा और प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारियों और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्य अधिकारी सम्मिलित हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जो नौकरशाही यानी कि जो IAS और IPS है उनका चुनाव किस तरीके से होता है। उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि कौन कंडक्ट करवाता है? वो करवाता है UPSC। आप सभी ने नाम सुन रखा है UPSC का, जिसमें कि IPS और IAS का एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके लिए काफ़ी लोग तैयारी भी करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके अंतर्गत आते हैं सिविल सेवकों का चयन। तो किस तरीके से होता है उनका चयन? देखो, सभी
चीज़ें, यानी कि एग्ज़ाम्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें कभी भी मतभेद भेदभाव का जो है भेदभाव रहित चयन होता है, यानी कि उनमें कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता, समान अवसर सभी को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो परीक्षाएं हैं उसके आधार पर इनका चयन होता है। उसके बाद है ऐसी ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। जैसा कि केंद्र के लिए था, केंद्र के लिए कौन था, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे ही हमारे राज्य के लिए भी होते हैं जिनको हम कहते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की तरह कौन होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसके बाद है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि उनका कार्यकाल 10 साल का है, 5 साल का है, नहीं, वो स्थायी होते हैं, ठीक है। उनको बाद में हटाया नहीं जा सकता। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा गई जांच के आधार पर ही निलंबित किया जाता है, यानी कि उनको लगाया जाता है उस जॉब पर। वो जॉब जो उनको किस उससे दी जाती है, जो न्यायाधीश है वो पूरी जाँच करता है, यानी कि पूरे जो उनके एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इतने सारे उनके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद लगता है एक IAS और एक IPS, ठीक है। उसके बाद लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार पर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि जो हमारे SC OBCs जो होते हैं, ST होते हैं, उनके साथ साथ जो जर्नल है और जो मोमडन्स होते हैं उनको भी इसका मौका दिया, यानी कि सभी को समान अवसर मिले हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद है आदिवासियों के लिए भी है। फिर है यहाँ पे सिविल सेवकों का वर्गीकरण। तो सिविल सेवकों का वर्गीकरण किस तरीके से, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में कौन आता है, IAS आता है, और भारतीय पुलिस सेवा में कौन आता है, IPS आता है, ठीक है। केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, और फिर है प्रांतीय सेवाएं जिसमें डिप्टी कलेक्टर बिक्री कर आधारित होता है, जो कलेक्टर बनते हैं वो प्रांतीय सेवाओं में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका यहाँ पे वही सब बताया गया है जो मैंने भी आपको बताया था, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है पॉकेट वीटो पावर। तो पॉकेट वीटो पावर आखिरकार क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉकेट वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि क्या होती है, जिसमें अगर उसके पास विधेयक आया है तो ना तो वो उसे पुनर्विचार के लिए भेजे और ना ही उस पर हस्ताक्षर करे, यानी कि उसको रख ले लाइफ टाइम तक, कभी भी जब उसका मन करे तब उस पर हस्ताक्षर करके दे सकता है, और अगर ना करे तो उसको ऐसे ही रखे रहने दे, ठीक है। तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते, उसके पास ये पावर होती है पॉकेट वीटो की, उसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या लिखा है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, तो ऐसी स्थिति को हम पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पॉकेट वीटो क्लियर है यहाँ से। एंड देन आपका जो चैप्टर है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि अभी सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा, 11th क्लास है, टर्म 2 है, निकल जाएगा फिर तो बस छुट्टी। नहीं, क्या है इसमें एक ख़ास बात है, जो कि हमारे यहाँ पर क्लास जो 12th है उसकी तैयारी भी कराई जाती है। जो सब्जेक्ट्स आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वही सारे सब्जेक्ट्स हमारे क्लास 12th के लिए भी पूरी तैयार है, यानी कि प्लेलिस्ट आपको पूरी मिलेगी। तो वहाँ पे जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं जब आप क्लास 12th में होंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। पहले से ही आपकी तैयारी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोई भी नया चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और एक और बात बता दूं कि क्लास 11th के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस भी हमारे चैनल पर कराई जाती है, तो उसे भी जाकर चेक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।